देखिए ये भी आ गया। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ। अब रेपो रेट को दर्जा दिया गया है पॉलिसी रेट का। क्या दर्जा दिया गया है? पॉलिसी रेट। वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले रेपो रेट कितना परसेंट था? 8%। 8% था। ये कितना था? 7%। ये 9% और ये भी कितना था? 9%। लेकिन क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा हुई जनवरी में, और समीक्षा में क्या कहा गया कि रेपो रेट 0.25% क्या कर दी गई है, या 2% कर सकते हैं, इसको बेसिस पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, मतलब 25% या फिर 25 बेसिस पॉइंट। ये कम हुई तो कितनी हुई है? 7.75। अब देखिए, आपने कहीं पेपर में पढ़ा कि रेपो रेट कम कर दी गई, एमएसएफ कम कर दी गई, बैंक रेट कम कर दी गई? आपने ऐसा कुछ पढ़ा? क्या आया? रेपो रेट कम कर दी गई। जैसे ही रेपो रेट कम कर दी गई 8.75, 6.75 और 8.75, इनमें भी 0.25 का तुरंत इंक्रीजमेंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रेपो रेट को पॉलिसी रेट दर्जा दिया गया। देखिए क्यों, ये कहा गया है कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से 1% हमेशा अधिक होगी। अब ये कम होगी तो ये भी तो कम होगी, क्योंकि 1%। ठीक, फिर ये कहा गया कि एमएसएफ रेपो रेट से 1% अधिक होगा, तो कितना हो जाएगा? 8.75। फिर ये कहा गया कि एमएसएफ बैंक रेट के बराबर होगा, तो ये भी तो हो गया। तो एक ही टर्म कम होता है या बढ़ता है? कौन? रेपो रेट। क्लियर हुआ? लेकिन हाँ, जो रेपो रेट मैंने आपको बताया है कि रेपो रेट के थ्रू जो पैसा ले सकते हैं वो 15 डेज से लेकर के 90 डेज तक के लिए लोन ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं? 15 डेज से लेकर के 90 डेज तक के लिए लोन ले सकते हैं। कौन? बैंक। इससे आरबीआई से। अब इसके रूप में क्या रखना होगा? सिक्योरिटी। अब इसके रूप में सिक्योरिटी जरूर रखनी होगी, लेकिन कौन सी सिक्योरिटी रखनी होगी? जो एसएलआर के रूप में खरीदे रखा वो, क्योंकि एसएलआर में भी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी, नहीं कर सकते यूज। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एसएलआर के रूप में जो हमने अपने पास रखा था वो अपने रख दिया, आरबीआई के पास अब ले लिया, वो नहीं, ये अलग से रखना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप एमएसएफ पर लेना चाहते हैं तो एसएलआर को यूज कर सकते हैं। किसको यूज करते हैं? एमएसएफ। अगर पूछा जाए कि कौन से रेट पर एसएलआर को यूज किया जा सकता है, तो एमएसएफ। क्योंकि रीजन होता है कि एमएसएफ जो रखा जाता है वो 1 दिन के लिए रखा जाता है। कितने दिन रखा जाता है? 1 डे के लिए, 1 दिन के लिए रखा जाता है। ये इतने दिन रखा जाता है, तो एसएलआर को यूज कर सकते हैं। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। बैंक को इमरजेंसी केस में जरूरत पड़ती है तो ये हो जाता है, तो इसको यूज कर सकते हैं। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। तो रेपो रेट लिख दिया आपने, नोट कर लिया? यस सर। अब देखिए, अब रेपो रेट और बैंक रेट ये बढ़ेगा घटेगा तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? अभी आपने देखा होगा कि 0.25 कम होने से मार्केट में 20,000 करोड़ रुपया बढ़ गया। लगभग कितना पैसा बढ़ गया? 20,000 करोड़ रुपया मार्केट में बढ़ गया। जैसे ही मार्केट में 20,000 करोड़ रुपए बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड जो होगी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी, महंगाई आएगी। ठीक, ये कम क्यों हुई? देखिए, आपने देखा हो कुछ दिन पहले कि जो WPI पे जो महंगाई थी वो कितनी थी? 0%। आपने पढ़ा होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स पे जो महंगाई है वो 0%, और CPI पे जो महंगाई है वो 4.2 समथिंग। ठीक है, तो महंगाई कंट्रोल थी, इसलिए इसको कम किया गया। दूसरा एक और है, इससे क्या होगा? विकास दर बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी। किससे? मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी टर्म कम होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी टर्म कम होगा, GDP बढ़ेगी। कोई भी टर्म कम होगा। क्यों? पैसा मार्केट में जब आएगा, जब पैसा मार्केट में आएगा तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। तो जब जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे दो काम हो गए, पैसा मार्केट में बढ़ गया। हाँ, एक चीज होगी, मनी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि पैसा बढ़ेगा, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी टर्म बढ़ेगा, ग्रोथ रेट घटेगी, ग्रोथ रेट घटेगी। ठीक, और इन्फ्लेशन घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी टर्म कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, मनी की वैल्यू कम। क्लियर हुआ? तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द फादर ऑफ बैंकिंग इकोनॉमी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी अगर क्लियर नहीं हुई तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, सप्रेस इन्फ्लेशन, डबल इन्फ्लेशन, डबल डिप्रिसिएशन, सप्रेस इन्फ्लेशन, WPI, CPI कुछ भी समझ में नहीं है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द फादर ऑफ बैंकिंग इकोनॉमी। क्लियर? अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसकी क्या आवश्यकता है? तो आपने पढ़ा होगा किताबों वगैरह में लिखा रहता है कि जिस इंटरेस्ट रेट पर RBI कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, RBI पैसा लेती है। अब देखिए RBI पैसे की जरूरत पड़ गई, RBI पैसा नहीं लेती है, रखवाती है। क्यों रखवाती है? आपकी सिक्योरिटी के लिए। किस केस में? लिखिए रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, रीपरचेजिंग ऑप्शनल रेट। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक अपनी एक्सेस मनी, जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक अपनी एक्सेस मनी RBI को डिपॉजिट कर देते हैं, RBI अपनी एक्सेस मनी, सॉरी बैंक अपनी एक्सेस मनी RBI को डिपॉजिट कर देते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक अपनी एक्सेस मनी RBI को डिपॉजिट कर देते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। देखिए रिवर्स रेपो रेट क्यों बनाया गया? मान लीजिएगा बैंकों के पास 10,000 करोड़ रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया पैसा? 10,000 करोड़ रुपया बैंकों के पास बढ़ गया। ये पैसा कहां जाएगा? मार्केट में। ये पैसा कहां जाएगा? मार्केट में। जैसे ही पैसा मार्केट में जाएगा लोग डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बड़ी, महंगाई बढ़ी। तो RBI ने कहा ये पैसा आप हमें दे दो। बैंक ने कहा क्यों दे दें भाई पैसा हम आपको? हम आपको क्यों दे दें पैसा? इधर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 12%, तो हमको इंटरेस्ट दे रहे हो 6.75%। ठीक है, तो क्या होगा? RBI ने कहा ये पैसा हो सकता है पूरा का पूरा आपका NPA हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से पूरा पैसा आपको डूब जाए, लेकिन इधर आपका पैसा डूबेगा नहीं, सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट पे मेंटेन करवाते हैं। लेकिन देखिए बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF जरूरी नहीं है कि बैंक RBI से पैसा ले या RBI को पैसा दे, जरूरी नहीं है। अगर जरूरत पड़े, लगे आपको पैसे की जरूरत है तो RBI से ले लो। अगर आपको लगे कि आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप RBI जमा कर दो, कोई भी इनके ऊपर बाउंडेशन है। लेकिन SLR और CRR बाउंडेशन है कि आपको रखना ही पड़ेगा। इसीलिए इन चारों टर्मों को इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। वो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए ये पैसा कहां पहुंच गया? तो होता क्या है कि बैंक ये कहते हैं कि रिस्क लेंगे, कुछ पैसा इधर किया, कुछ पैसा इधर किया। ठीक,
अब इधर पैसा मार्केट में देख लीजिएगा, यहाँ पैसा कुछ गया किसके पास, आरबीआई के पास। तो यहाँ से पैसे से मान लीजिए आधा इधर और आधा इधर। जैसे ही 5,000 करोड़ रुपया मार्केट से कम हुआ तो लोगों की डिमांड कम हुई, कुछ डिमांड कम, महंगाई कम, मनी की वैल्यू बढ़ गई। अब देखिए, अब इसको पैसे को कम करना है तो क्या करें, फिर इनको बढ़ा दो। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो ज्यादा पैसा लोग किसको दे देंगे, बैंक, आरबीआई को। तो ज्यादा पैसा आरबीआई को देंगे तो बैंकों के पास पैसा कम, तो इधर पैसा कम हो जाएगा। जब इधर पैसा कम होगा तो लोग डिमांड कम होगी, डिमांड कम तो महंगाई कम। और इधर पैसा बढ़ाना है तो इसको कम कर दो। इधर पैसा कम किया, पैसा कहाँ, मार्केट में। पैसा मार्केट में, लोगों के पास डिमांड बढ़ेगी। तो ठीक इसके केस में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में, इन्फ्लेशन के केस में मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाते हैं और डिफ्लेशन के केस में क्या काम करते हैं, ठीक। या मार्केट में पैसा बढ़ रहा होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ा देते हैं, पैसा कम हो गया। मार्केट में पैसा घट रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी घटा दी, पैसा बढ़ गया। क्लियर हुआ? अब लिखिए एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक आरबीआई से एक दिन के लिए लोन लेते हैं। कितने दिन लोन लेते हैं, एक दिन के लिए, एमएसएफ कहते हैं। एमएसएफ पर बैंक कमर्शियल बैंक से, सॉरी, एमएसएफ पर बैंक आरबीआई से टोटल एनडीटीएल का 1% लोन ले सकते हैं। टोटल एनडीटीएल का 1%। जैसे मान लीजिए एनडीटीएल अगर 100 करोड़ का है तो 1 करोड़ रुपया ले सकते हैं। तो यह ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि एमएसएफ पर बैंक आरबीआई से कम कितना रुपया ले सकते हैं, कम से कम 1 करोड़, लिख लीजिएगा। एमएसएफ पर बैंक आरबीआई से कम 1 करोड़ रुपए लेंगे, इससे कम नहीं। कितने दिनों के लिए, एक दिन के लिए, 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए कितना लेंगे, कम से कम 1 करोड़। 1 करोड़ से अगर कम लेना चाहे बैंक तो आरबीआई नहीं देगा। और रेपो रेट पे कम से कम 5 करोड़ है। अगर 5 करोड़ से कम लेना चाहो तो रेपो रेट पर आरबीआई बैंक को लोन नहीं देगी, 5 करोड़ से अधिक देगी। और एमएसएफ में एसएलआर को यूज किया जा सकता है। एमएसएफ में एसएलआर को यूज कर सकते हैं हम, जो अपने सिक्योरिटी जो आरबीआई के पास रख रहे हैं, तो एसएलआर को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन रेपो रेट केस में हम इसको यूज, एसएलआर को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये इंटरेस्ट देना होगा एक दिन का भी है, आरबीआई को एडजस्ट देना ही होगा। टोटल का 9%, 9%। इसमें कितना है, जैसे कि कम हो गया है 8.75 और इसमें कितना है 7.75, इंटरेस्ट देना ही होगा। अब देखिए, बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ, इस पर पैसा आरबीआई बैंकों को देता है। बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ, इस पर आरबीआई बैंक को पैसा देता है, बढ़ा रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं लिक्विडिटी इंजेक्शन। देना तो लिख लो, बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ को लिक्विडिटी इंजेक्शन कहते हैं। पैसे का छिड़काव करते हैं, बढ़ाते हैं। रिवर्स रेपो रेट पे पैसा कम करते हैं, लिक्विडिटी ऑब्जर्प्शन। लिक्विडिटी ऑब्जर्प्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ, इस पे पैसा आरबीआई बैंकों को देता है, इसलिए लिक्विडिटी इंजेक्शन। और रेपो रेट पर पैसा लेता तो लिक्विडिटी ऑब्जर्प्शन। तो ये आपका था क्वांटिटेटिव
और क्वांटिटी। तो इससे पैसा मार्केट में बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, लिक्विडिटी को बैलेंस किया जाता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और घटा जो जैसा भी मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, या भारत सरकार को पैसे की जरूरत है तो किस प्रकार से ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू पैसा ले सकता है और पैसा अगर बढ़ाना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब अभी कुछ दिन पहले रुपए की वैल्यू डाउन हुई थी तो आया था कि भारत सरकार ने 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में बेच दिया। जैसे ही बेचा मार्केट में तो 20,000 करोड़ रुपया किसके पास पहुंच गया? भारत सरकार के पास। पैसा मार्केट में कम हुआ, पैसे की डिमांड बढ़ी, मनी की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो इसलिए ये सब किया जाता है। तो ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म थे। और कोई डाउट किसी को? नहीं डाउट? ओके, थैंक यू क्लास।